नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे उन 7 बड़े और शक्तिशाली राजवंशों की जिन्होंने सही मायनों में इस रीजन की तकदीर लिखी। और हाँ, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चर्चा आपके लिए बहुत बहुत जरूरी होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो 7 पावरफुल रियासतें आखिर थी कौन सी। चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम न सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बल्कि हर राजवंश से जुड़े वो खास फैक्ट्स भी जानेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन सभी राजवंशों की कहानियों, उनके महान राजा रानियों और उनकी विरासत को एक एक करके समझेंगे, जिससे पूरी पिक्चर आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं 2 महान ताकतों से। एक तरफ है गोंडवाना, जो अपनी आदिवासी शक्ति के लिए जाने जाते थे, और दूसरी तरफ तोमर, जिन्होंने ग्वालियर पर राज किया। गोंडवाना राजवंश का गढ़ था महाकोशल, मतलब आज का जबलपुर मंडला वाला एरिया। वहीं दूसरी तरफ तोमर राजवंश ने ग्वालियर को अपनी पावर का सेंटर बनाया। अब देखिए, गोंडवाना राजवंश की सबसे खास बात यह थी कि यह मध्य प्रदेश का सबसे पावरफुल आदिवासी राजवंश था। इसकी नींव रखी थी यादवराव ने, और इसने इस इलाके पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। और जब भी गोंडवाना का जिक्र आता है तो वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम सबसे पहले आता है। सोचिए, उन्होंने अकबर की इतनी बड़ी सेना का कितनी बहादुरी से सामना किया और नरई नाला में वीरगति को प्राप्त हुई। और हाँ, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि उनकी समाधि कहाँ है, तो जवाब है जबलपुर के बरेला में। मध्य प्रदेश का सबसे शक्तिशाली आदिवासी राजवंश था, जिसका मेन सेंटर था महाकौशल का इलाका। इसकी नींव रखी थी यादवराव ने, लेकिन इस वंश का नाम रोशन किया संग्राम शाह ने। सोचिए, 52 किले जीते थे उन्होंने। और हाँ, इसी महान वंश की शान थी वीरांगना रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की बहादुरी ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मिसाल है कि कैसे एक छोटे से राज्य ने इतने बड़े मुगल साम्राज्य के सामने अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। 1564 में अकबर के सेनापति आसफ खां की भारी भरकम सेना से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई। और एक बात जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, उनकी समाधि जबलपुर के पास बरेला में है। इसे जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब गोंडवाना से चलते हैं ग्वालियर, तोमर राजवंश की तरफ। देखिए, इसकी स्थापना तो वीर सिंह देव ने की थी, लेकिन इस वंश की असली पहचान बने राजा मानसिंह तोमर। वो कला और संगीत के इतने बड़े कद्रदान थे कि उनके जमाने में ग्वालियर संगीत का एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया था। आज भी उनके बनाए गुजरी महल और मान मंदिर महल उनकी उस विरासत की कहानी कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि राजा मानसिंह सिर्फ संगीत के संरक्षक ही नहीं थे, वो खुद भी एक बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक किताब लिखी, मानक कौतूहल। ये किताब ध्रुपद गायन शैली पर एक तरह से सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ मानी जाती है। इससे पता चलता है कि कला को लेकर उनकी समझ कितनी गहरी थी। चलिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और 2 और ताकतवर राजवंशों को देखते हैं। बुंदेला, जो बुंदेलखंड की शान थे, और बघेल, जिनका राज रीवा के इलाके में था। ये दोनों राजवंश ज्योग्राफिकली एक दूसरे के करीब थे, पर दोनों की अपनी अपनी एक अलग पहचान थी। बुंदेला राजवंश का दिल था बुंदेलखंड, तो बघेल राजवंश रीवा यानी बघेलखंड से शासन करता था। बुंदेला राजवंश की नींव रखी रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने, जिन्होंने 1531 में ओरछा शहर बसाया। लेकिन इस वंश के असली हीरो थे महाराजा छत्रसाल, जिन्हें मुगलों के खिलाफ उनके जबरदस्त संघर्ष के लिए बुंदेलखंड का शिवाजी भी कहा जाता है। महाराजा छत्रसाल का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और बुंदेलखंड के सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। अब बात करते हैं बघेल राजवंश की, जिनका राज था रीवा यानी बघेलखंड के इलाके में। इसको शुरू किया था व्याघ्रदेव ने। राजधानी पहले गहौरा थी, जो बाद में रीवा आ गई। इस वंश के सबसे मशहूर शासक हुए राजा रामचंद्र देव, और इनका दरबार एक बहुत ही खास वजह से इतिहास में अमर हो गया। और वो खास वजह थे संगीत के जादूगर तानसेन। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है, क्या किसी को पता है कि महान तानसेन का असली नाम क्या था? जी हाँ, उनका असली नाम था रामतनु पांडे। अकबर के नवरत्नों में से एक बनने से बहुत पहले तानसेन राजा रामचंद्र देव के दरबार की शान हुआ करते थे। कहते हैं अकबर ने अपना खास दूत भेजकर उन्हें अपने दरबार में बुलवाया था। ये बात बघेल राजवंश के कल्चरल रुतबे को दिखाती है।
अब हम इतिहास के उस दौर में आ गए हैं जब मध्य प्रदेश में मराठा शक्ति का उदय हुआ। यहाँ दो बड़े पावर सेंटर बने, मालवा में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया। इन दोनों ही मराठा शक्तियों ने मध्य प्रदेश के इतिहास को एक नई दिशा दी। होलकर वंश ने इंदौर और मालवा के इलाके से अपना राज चलाया, जबकि सिंधिया राजवंश ने ग्वालियर को अपना गढ़ बनाया। होलकर वंश में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल एक सुनहरा दौर था। वो यकीनन भारत की सबसे महान महिला शासकों में से एक थीं। उन्होंने सिर्फ काशी विश्वनाथ और सोमनाथ जैसे मंदिरों का पुण्य निर्माण ही नहीं करवाया, बल्कि महेश्वर में महेश्वरी साड़ी उद्योग की भी शुरुआत की। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी तो बनाया, लेकिन उनका काम सिर्फ मालवा तक ही नहीं रुका। सोचिए, पूरे भारत में काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक उन्होंने मंदिरों और घाटों को फिर से बनवाया। और हाँ, मशहूर महेश्वरी साड़ी उद्योग की शुरुआत भी तो उन्होंने ही की थी। एक और फैक्ट अलर्ट, ये तारीख और ये फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। साल था 1810, जब दौलतराव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट कर दी। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसने ग्वालियर को सिंधिया पावर का परमानेंट सेंटर बना दिया। बाद के सिंधिया शासकों का भी बड़ा योगदान रहा, जैसे माधवराव सिंधिया प्रथम, जिन्हें मॉडर्न ग्वालियर का निर्माता कहा जाता है। और फिर 1948 में जब मध्य भारत राज्य बना तो जीवाजी राव सिंधिया उसके पहले राजप्रमुख यानी गवर्नर बने। यहीं से ये राजवंश आधुनिक भारत का हिस्सा बन गया। सिंधिया राजवंश की शुरुआती राजधानी उज्जैन थी, लेकिन साल 1810 में दौलतराव सिंधिया ने राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट कर दिया। ये साल और शासक का नाम दोनों ही आपको याद रखने हैं। हमारी लिस्ट में आखिरी लेकिन सबसे अनोखी रियासत है भोपाल। इसका इतिहास बहुत ही दिलचस्प है, खासकर वो दौर जब यहाँ 100 साल से भी ज्यादा समय तक बेगमों ने शासन किया। इस शानदार दौर की कमान 4 महान बेगमों के हाथ में थी। सबसे पहले आईन कुदसिया बेगम, फिर सिकंदर जहां बेगम जो 1857 की क्रांति के समय शासक थीं। उनके बाद शाहजहां बेगम, जिन्होंने ताजुल मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया, और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी थीं सुल्तान जहां बेगम, आईन कुदसिया बेगम, जो पहली महिला शासक थीं। उनके बाद सिकंदर जहां बेगम, जिन्होंने 1857 की क्रांति के मुश्किल दौर में हुकूमत की। फिर आई शाहजहां बेगम, जिन्होंने शानदार ताज उल मस्जिद बनवाना शुरू किया। और इस सुनहरी कड़ी में आखिरी नाम था सुल्तान जहां बेगम का, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर भी बनी बेगम। तो ये थे मध्य प्रदेश के वो 7 राजवंश जिन्होंने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। चलिए अब जल्दी से एग्जाम के लिए सारे जरूरी पॉइंट्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बस ये याद रखें, गुंडवाना यादवराव और रानी दुर्गावती, तोमर वीर सिंह देव और मानक कौतूहल, बुंदेला रुद्र प्रताप और बुंदेलखंड के शिवाजी, बघेल व्याघ्रदेव और तानसेन, होलकर मल्हार राव और अहिल्याबाई, सिंधिया राणोजी और राजधानी का ग्वालियर में बदलना, और आखिर में भोपाल, दोस्त मोहम्मद खान और बेगमों का ऐतिहासिक शासन। ये आपकी फाइनल रिवीजन चीट शीट है। और जाने से पहले एक सवाल, इन सभी महान राजवंशों को जानने के बाद आपको क्या लगता है कि किसका प्रभाव मध्य प्रदेश के इतिहास पर सबसे गहरा और स्थायी रहा? इस पर जरूर सोचिएगा। मध्य प्रदेश का इतिहास पर हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।